24th November 2025, and it is October 2021 paper, and its question number 17 is, what is meant by laminar flow? You know, there are two types of flow, turbulent flow and laminar flow. तो हम इसको प्रॉपरली पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी लेयर्स अगर एक दूसरे में मिक्स ना हो रही हो, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, एंड इफ दीज लेयर्स आर नॉट मिक्सिंग इनटू ईच अदर, और हर जगह वेलोसिटी, ठीक है जनाब, रिमेन्स कांस्टेंट, तो इट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। ठीक है जी। और ऑब्वियसली टर्मिनल फ्लो के अंदर, सॉरी, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर लेयर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, टर्बुलेंस होती है, इसलिए कहीं वेलोसिटी कम होती है बेटा, कहीं वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, बताइए, कंडीशन ऑफ स्पीड कांस्टेंट। तो व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट इट मींस नो एक्सेलरेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेलरेशन इट मींस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखा जाए तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज के रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, और अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, ठीक है जनाब, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है और स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों पार्ट्स इतने आसान है कि इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, इसको तो इग्नोर मारें। ये क्वेश्चन है हमारा जो मैं करना चाह रहा हूँ और आपके साथ करना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। बेटा सिमरा, क्या आज की क्लास में अब्दुल्ला नहीं आएंगे? सिमरा बेटा, अच्छा चले, खैर हम रिकॉर्डिंग तो उनके लिए कर ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा बनीन। अच्छा बेटा, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अपथ्रस्ट वाले, डेंसिटी वाले, प्रेशर वाले, और राइट नाउ अक्टूबर 2021 का एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिकल पार्ट। ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, यू आर गिवन इट्स वॉल्यूम, you are given its density, and you have to calculate its weight। ठीक है जनाब, you know equation of weight, W is equal to mg, W is equal to mg। We are not given mass. If we are not given mass, then mass is equals to density into volume, density into volume, and now you can put all the values. For example, the density of the water, and it is water droplet, remember, it is a water droplet. So right now the object is not a steel sphere, the object is water sphere, water droplet, spherical droplet. Its density is 1000, its volume is also given 3.35 exponent minus 8, gravity is 9.81, and if you solve all these numbers, तो कोई स्टूडेंट मुझे आंसर कर दे बेटा, क्या इसका रिजल्ट बन जाएगा। और अगर मैं मार्किंग स्कीम देख लूं तो मुझे इसमें नजर आता है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 4। लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक करें कि ऐसा ही है या नहीं। तो सर वी आर, जी मैं दोबारा समझा देता हूँ सर। इन दिस क्वेश्चन स्फेयर इज नॉट मेड ऑफ स्टील और आयरन, दिस इज स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है जी। वी आर गिवन इट्स वॉल्यूम, we are given its density. You know density is equal to mass per unit volume. If you have to calculate mass, then mass is equal to density into volume. In this question they are asking calculate weight. You know weight is equals to mg. In this question we are not given mass, so I am replacing this mass
with density into volume. Mass is equals to beta density into volume, and you know gravity is constant. You are given density of water because this is water droplet. So this is the water density. It is the volume which we are given. Gravity we already know. So if you multiply all these three factors, then you can calculate the weight of the water droplet, and it should be 3.3 exponent minus 4. सिमरा बेटा बात समझ में आती है आपको? Okay. And now I think the second part is difficult. First part is very, very simple. In the second part, they are asking, show that upthrust on the water droplet when it is completely submerged into oil, means this is a container, this container is filled with oil, and in this container this is water droplet. So droplet made of water, and it is inside a liquid, and liquid is oil, and they are asking calculate upthrust. You know the value of upthrust, the formula of upthrust is rho g v, but this rho density of liquid, and this volume is volume of sphere. In this question the sphere is made of water, so the density of liquid in this question, liquid is oil, so I am writing oil. Okay, so we are given density of oil. Density of oil is 0.94 exponent 3. This is the density of oil. Gravity 9.81, and volume of sphere. Sir, volume of sphere is already given. Volume of sphere is 3.35. 3.35 exponent minus 8. And if you multiply all these numbers, then you can calculate upthrust, और इस upthrust की value you have to show that. तो आप देखिए आपको यही आंसर मिल रहा है, because I think by calculation the answer is 3.09 exponent minus 4, and it is equal to 3 exponent minus 4. But by calculation the answer is 3.09. So upthrust is rho GV. Rho is the density of oil, V is the volume of a sphere. In this question, sphere is spherical water droplet. Spherical water droplet. And now the last part of the question, calculate terminal velocity of this water droplet. And terminal velocity means this is a water droplet, weight acting downward, upthrust acting upward, and similar there is third force also acting on the sphere. Where third force is acting, and what is the name of the third force? Simra beta, weight acting downward, G drag force. This is weight, this is upthrust, and there is another force, that is drag force. Okay, as the object is falling down, so weight acting downward, drag force acting upward. So Assalamu alaikum Abdullah. Acha beta, now we are calculating terminal velocity. Weight equals to upthrust plus drag. Weight. What is the weight of the oil? Sir, we have already calculated in the first part. Weight of the, sorry, not oil, it is a weight of droplet. Weight of droplet. Sir, we have already calculated. 3.3 exponent minus 4.
3.3 exponent minus 4. This is the weight of water droplet. Okay. So what is the upthrust? Sir, upthrust we have already calculated. Upthrust is 3.09 exponent minus 4 equal to drag force. Sir, drag force is 6 pi. Viscosity. Sir, viscosity is 0.11. Viscosity unit is Pascal into second. Okay, you can read as Pascal into second. Okay, so 6 pi constant, viscosity 0.11. Sir, we have to calculate terminal velocity, but unfortunately, we are not given radius of the sphere. We are not given radius of the sphere. We are given volume of a sphere, but we are not given radius of a sphere. बेटा किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ, आपकी अम्मी की डांट आ रही है हमें। अच्छा बेटा देखिए, वॉल्यूम वी आर गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना, वी आर गिवन वॉल्यूम। अब्दुल्ला बेटा, डू यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? अब्दुल्ला बेटा, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। सिमरा बेटा व्हाट? हाँ हाँ, बोले बोले जी। यस, 4/3 pi r cube. In this question, we are given volume. Sir, volume is 3.35 exponent minus 8. Sir, we are given volume. And now we are calculating radius. So, to calculate radius, sir, 3 will be multiplied, divided by 4 into pi. And it is radius cube. So, this radius cube will be transformed into cube root. क्यूब रूट। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यूब रूट निकालना आता है या नहीं आता है। बट सारे स्टूडेंट इस पूरे नंबर को कैलकुलेटर में पुट करें और फिर चेक करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। मैं मार्किंग स्कीम से आपको रेडियस बताने की कोशिश करता हूं। पहले बेटा आप लोग सॉल्व करें इसको बाय कैलकुलेटर। वी आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड वी आर कैलकुलेटिंग इट्स रेडियस, and radius should be 2 exponent minus 3. 2 exponent minus 3. जी बेटा उस्वा, क्या आपके कैलकुलेटर में बेटा यही आंसर आ रहा है? बस बस सही है, बस ठीक है। एक बच्चे का भी आ गया, इट्स ओके। सो आई एम राइटिंग रेडियस हेयर। बेटा मैं यहाँ रेडियस लिख रहा हूँ। रेडियस है बेटा 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। एंड नाउ फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी का आंसर मिलेगा। वेलोसिटी का आंसर मिलेगा 4.82 एक्सपोनेंट माइनस 3। आपको आंसर मिलेगा बेटा डिवाइड करके 4.82 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो बेटा आगे की कैलकुलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और मैं जल्दी से अगले सवाल में आपको ले जाना चाहता हूँ। आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। एंड वी हैव कैलकुलेटेड द टर्मिनल वेलोसिटी। So this is a question which we have completed from October 2021। इस क्लास में बेटा हम सिर्फ अपथ्रस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओनली अपथ्रस्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। कल बेटा ये सवाल मैंने कराया था बोट वाला, काफी मुश्किल सवाल था, और आज की क्लास के लिए भी आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल लेकर आया हूँ। आइए आपको कराते हैं आज की क्लास का मुश्किल सवाल। ये जनाब आज की क्लास का मुश्किल सवाल है।
सर इस मुश्किल सवाल का नाम क्या है वैसे? इस मुश्किल सवाल का नाम है आर्शिमिदस प्रिंसिपल। बेटा आज का क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो मेरा ये वाला है, जनवरी 2020। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक दूसरे बोर्ड का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन एडेक्सल का नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जरा गौर से सुनिएगा इसमें हो क्या रहा है। सर हो ये रहा है कि वी हैव अ ब्लॉक। ठीक है ना, वी हैव अ ब्लॉक एंड इट्स ओरिजिनल वेट is W, and this weight is W when it is suspended in air. Consider this is a spring balance, and this spring balance can measure its weight, and you are given object weight is W. Object weight is W. Consider this W number is 100. ठीक है, आपको समझाने के लिए W weight is 100. सही है जनाब। And right now it is hanging in air. Weight is 100 Newton. ठीक है, but when the same block is immersed into the water, पानी के अंदर चला गया, तो बेटा बनीन आप हमें सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि जब ये पानी के अंदर चला जाएगा तो इसी ब्लॉक का वेट अब 100 नहीं आएगा। सिर्फ इतनी सी बात बनीन बताइए, 100 से कम आएगा या 100 से ज्यादा आएगा? बनीन, when the block immersed into the water, then ज्यादा आएगा। बनीन बेटा कितनी आपने उल्टी बात बता दी है बेटा। उस दिन हम आर्शिमीदेस आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर जाता है ना, डूबता है, तो उसका वेट कम हो जाता है। वेट कम हो जाता है। ठीक है, वजह क्या होती है मैं आपको समझा भी रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट था बेटा 100, इसका वेट 100 था तो रीडिंग 100 आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या हुआ? सर इसमें वेट तो अभी भी 100 था, वेट 100 था, लेकिन आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर जाएगा तो इसमें ऊपर की तरफ क्या पैदा हो जाएगा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आ जाएगा ना बेटा ऊपर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अपथ्रस्ट आ गया 30, अपथ्रस्ट आ गया 30, और इस वायर में आ जाएगी टेंशन। वो टेंशन होगी ये वाली रीडिंग, तो टेंशन की रीडिंग 70। तो हमें लगेगा कि वेट कम हो गया, हमें लगेगा कि वेट कम हो गया। when an object immersed into water, immersed into oil, immersed into any liquid, then its weight decreases, it loses weight, इसका वेट कम हो जाता है। सर क्यों कम हो जाता है? सर जो लिक्विड है ना वो अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ होता है, तो ये अपथ्रस्ट ओरिजिनल वेट को कम करा देता है और हमें रीडिंग मिलती है कम। ठीक है, तो बनीन बेटा ये वाली बात आप लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात आप उल्टा आंसर कर देंगी। बनीन बेटा लिखिएगा, लिखिएगा इस वाली बात को कि व्हेन ऑब्जेक्ट, ये आर्शिमिदस प्रिंसिपल है बेटा ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड इट लूजेस वेट। कितना वेट लूज करता है? इक्वल टू अपथ्रस्ट, इक्वल टू अपथ्रस्ट। सर जितना अपथ्रस्ट होगा ना, अपथ्रस्ट के इक्वल, जितना अपथ्रस्ट होगा, सर अपथ्रस्ट के इक्वल, सर वो वेट लूज कर जाएगा। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। कितना वेट कम हो जाता है? सर अपथ्रस्ट के इक्वल वेट कम हो जाता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्शिमिदस प्रिंसिपल।
बेटा बनीन हमें बताइए आर्शिमीदेस भाई ने क्या बोला है? बिल्कुल सही बात आपने हमें बता दी कि सर वेट कम हो जाता है और जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथरस लग रहा होता है सर अपथरस के बराबर उसका अपना वेट कम हो जाता है, क्योंकि अपथरस ऊपर है, वेट नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है जनाब, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी आसान सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ। मैं इस पे और भी कुछ लंबी करता लेकिन बनीन में डर गया हूँ, इसलिए मैं खाली स्टेटमेंट बता के अब आगे लेके जा रहा हूँ। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ये एडेक्सेल का है भी नहीं। अब एडेक्सेल के क्वेश्चन में आ जाए। क्या जैनब हम आपसे अगले सवाल में बात कर सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल है। जैनब क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा बेटा जैनब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है जनवरी 2020 का ना, कि एक स्फेयर है, ये स्फेयर भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है ना, पानी के अंदर डूबा हुआ है और कोई रीडिंग नीचे आ रही है, ये नीचे बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं इतनी सी बात कि ये जो रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग किस चीज का वेट है? बेटा बता सकती हैं किस चीज का वेट है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, कंटेनर का है। ये बात आपने सही बोली सर, कंटेनर का है। ठीक है सर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, उसका वेट है। तीसरी बात आपने गलत बोली है, इसमें स्फेयर का वेट नहीं है बेटा। स्फेयर जो है ना सर, वो तो वायर से लटका हुआ है। वायर में ऊपर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ होता ना बेटा, तो वो स्प्रिंग बैलेंस स्फेयर का वेट बता देता। तो इस वेट में स्फेयर का वेट शामिल नहीं है। इस क्योंकि वेट जो आप बात समझ रही है बेटा, स्फेयर स्ट्रिंग से हैंग हुआ हुआ है एंड स्फेयर इज नॉट टचिंग द बेस ऑफ द बीकर। हाँ, अगर आप ऊपर से कट कर दें, ऊपर से बेटा वायर काट दें, अगर आपने सर वायर काट दिया ना, तो स्फेयर बीकर की बेस में आके बैठ जाएगा। और अब बीकर की बेस में आके बैठेगा तो जाहिर सी बात है स्फेयर का वेट भी बीकर के साथ मिलकर टोटल वेट आ रहा होगा। ठीक, मेरा आपसे दोबारा सवाल है, बेटा जैनब बताएं, इस वेट में स्फेयर का वेट क्यों शामिल नहीं है? हाँ, कंटेनर के तो अंदर है बट नॉट टचिंग द बेस ऑफ द कंटेनर। है तो बेटा कंटेनर के अंदर ना, बट इट इज नॉट टचिंग द बेस। इफ इट टचेज द बेस ऑफ द कंटेनर देन इट्स वेट विल आल्सो बी एडेड इन द बीकर प्लस स्फीयर प्लस लिक्विड। तो आपको एक बात तो आप समझ में आ गई कि इसके अंदर ये वेट शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं क्या? फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बताओ स्फेयर के लिए। स्फेयर पर फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनानी है। कौन सी के मतलब कैसे बनेगी तो जरा सुनिए। सर इसका वेट, स्फेयर का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, स्फेयर का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, यस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है सर, लिक्विड के अंदर है ये। सर अब लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड से इसको क्या मिल रहा होगा? अब थ्रस्ट मिल रहा होगा। यस। और सर लिक्विड के अंदर है लेकिन तार से बंधा हुआ है, तार से बंधा हुआ है जी। और अगर तार से बंधा हुआ है तो तार से बंधे हुए होने की वजह से इसके अंदर टेंशन भी आ रही होगी। अब कौन सा एरो बड़ा बनाना है कौन सा छोटा बनाना है, ये समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, ना कोई ज़रूरत है। उसने ये तो नहीं लिखा कि कहीं पे लेंथ ऑफ द एरो शुड बी एक्यूरेट, कुछ भी नहीं। उसने बस बोला है जना फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बना दे, उसके एरो सही होना चाहिए, खाली एरो सही होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो एरो सही करते हुए बेटा मैंने 3 एरोज बना दिए। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ स्फेयर एक्टिंग डाउनवर्ड, upthrust acting upward, tension acting upward, it is the free body force diagram। अब जरा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब स्फेयर पानी के बाहर था, पानी के बाहर था, जैनब जरा सुनिएगा, आपको ही थोड़ा और कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ। स्फेयर बाहर था तो वेट आ रहा था 0.315, वेट कम आ रहा था। ठीक है जैनब, आपको लगेगा कि आप सही बोल रही थी, मैंने आपको गलत समझा दिया, गौर से सुना बेटा जैनब। सर अब स्फेयर बाहर था ना, तब तो वेट कम आ रहा था, जैसे ही स्फेयर पानी के अंदर गया सर वेट ज्यादा हो गया। सर इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ
कि स्फेयर जब बाहर था तो उसका वेट नीचे मशीन में नहीं आ रहा था, जब स्फेयर पानी के अंदर गया तो सर वेट मशीन के अंदर रीडिंग आ रही है। सर जैनब सर से चैलेंज कर रही है, सर देख लीजिए जब बीकर के अंदर स्फेयर आ गया सर वेट बढ़ गया, रीडिंग बढ़ गई। सर ये जो रीडिंग बढ़ी है ना सर, ये वेट ऑफ स्फेयर से रीडिंग बढ़ गई है। तो क्या जैनब अब आपको अपनी वाली बात लग रहा है कि मैं सही बोल रही थी, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं यार? जैनब बेटा मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपके जहन में ये वाली बात आ रही है नहीं आ रही? जैनब बेटा बोले आ रही है ना? कि देखिए ना, जब ये बाहर है बेटा, जब ये बाहर है तो देखिए सर वेट कम आ रहा है, जब ये पानी के अंदर आ गया तो वेट ज्यादा हो गया, मतलब रीडिंग ज्यादा हो गई, ज्यादा रीडिंग हो गई। सर मुझे तो लग रहा है मेरी बात सही थी, मुझे तो लग रहा है मेरी बात सही थी, क्योंकि जब स्पेयर अंदर आ गया तो रीडिंग बढ़ गई है। और अगर रीडिंग बढ़ गई सर, मुझे तो लग रहा है मेरी बात सही थी, मैं जैनब पे डायलॉग बोल रहा हूँ कि मुझे तो लग रहा है सर मेरी बात सही थी, स्पेयर का वेट है ये। ठीक है, अब जरा नीचे सवाल पढ़िएगा। क्वेश्चन है, बताइए बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो गई, एक्सप्लेन करें। बैलेंस में रीडिंग इंक्रीज हो गई, एक्सप्लेन करें। तो बैलेंस की रीडिंग क्यों इंक्रीज हो गई, एक्सप्लेन करें। तो मेरे ख्याल में जैनब ये बोलेंगी कि सर व्हेन स्फेयर इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, then the weight of a sphere acting downward, and this weight increases the balance reading। तो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे तो मेरी बात सही लग रही है। स्पेयर बाहर था, रीडिंग कम आ रही है, स्पेयर पानी के अंदर गया, रीडिंग ज्यादा हो गई। तो मुझे लग रहा है जैनब बोल रही है कि सर मैं सही बोल रही थी, आप पता नहीं क्या गलत गलत पढ़ा रहे हैं। अब मैं सही इसका आंसर देने जा रहा हूँ, आंसर सुनिएगा। आंसर समझाने के लिए एग्जामिनर ने खुद एक कंडीशन लगा दी, बोल रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ लगाइएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाइएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या लगने वाला, गौर से सुने। न्यूटन का थर्ड लॉ ये है, गौर से सुनिएगा। अब मैं सही आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सही आंसर बता रहा हूँ बेटा, आपको सुनिए। सर जब स्फेयर लिक्विड के अंदर गया तो सर स्फेयर पर ऊपर की तरफ लगा अपथ्रस्ट, स्फेयर पर पानी ने लगाया अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर, इट इज एक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, this sphere exert a force equal to upthrust, which is reaction force, and this reaction force, this is reaction of upthrust, it is not weight। ये जो रीडिंग बढ़ी है बेटा, ये जो रीडिंग बढ़ी है, ये स्फीयर के वेट की वजह से नहीं बढ़ी। स्फीयर पे अपथ्रस्ट लगा ऊपर, इट इज एक्शन। स्फीयर ने दिया रिएक्शन इक्वल टू अपथ्रस्ट डाउनवर्ड, and this reaction of upthrust increases the balance reading। It is according to Newton third law of motion। It is Newton third law, pair of forces, upward force upthrust, डाउनवर्ड फोर्स उस अपथ्रस्ट का रिएक्शन, और उस रिएक्शन ने सर बैलेंस की रीडिंग बढ़ा दी। ठीक। और बेटा जैनब मैं आपको ये मार्किंग स्कीम भी पढ़वा दूं ताकि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए कि मैं अपने पास से नहीं सुना रहा। सुनना बेटा, क्या हुआ। सर पानी ने अपथ्रस्ट लगाया स्फेयर पर ऊपर, पानी ने अपथ्रस्ट लगाया स्फेयर पर ऊपर, इट इज एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली सर स्फेयर ने एक डाउनवर्ड फोर्स लगा दी पानी के ऊपर, और इसी डाउनवर्ड फोर्स ने रीडिंग बढ़ा दी। तो ये जो रीडिंग बढ़ी है, ये बढ़ी हुई रीडिंग सर स्फेयर का वेट नहीं है, बढ़ी हुई रीडिंग स्फेयर का वेट नहीं है। सर ये बढ़ी हुई रीडिंग वो अपथ्रस्ट का रिएक्शन है जो स्फेयर ने पानी पे मारा है। ठीक। तो बेटा जैनब आपने ही मुझे समझाना है, बस मैं आखिरी दफा बोल रहा हूँ, फिर जैनब मुझे समझाएंगी। जैनब बेटा गौर से सुनिएगा। सर जब स्फेयर पानी के अंदर गया तो पानी ने अपथ्रस्ट लगाया स्फेयर के ऊपर, इट इज एक्शन। सर स्फेयर ने डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स लगा दी पानी के ऊपर, पानी पे रिएक्शन फोर्स लगा दी, और पानी पे रिएक्शन फोर्स की वजह से बैलेंस की रीडिंग बढ़ गई। सर ये वेट ऑफ स्फेयर नहीं है, ये अपथ्रस्ट वाली फोर्स का एक्शन रिएक्शन है। जी बेटा जैनब, हमें एक्सप्लेन करें बैलेंस की रीडिंग क्यों बढ़ गई।
हम्म हम्म यस, इट इज द रिएक्शन ऑफ अपथ्रस्ट, ठीक है ना। अपथ्रस्ट exerted by liquid, upthrust exerted by water on the sphere which is acting upward, and according to Newton third law, sphere exert a downward force equal to upthrust on the liquid, on the water, and this upthrust reaction force increases the reading, ठीक है। और ये वाली बात जैनब से कहलवाना चाह रहा हूँ। जैनब बेटा बताएं, क्या ये बड़ी हुई रीडिंग स्फीयर का वेट है या नहीं? स्फीयर का वेट नहीं है। और ये बड़ी हुई रीडिंग असल में क्या है? ये अपथ्रस्ट है, ठीक है बेटा। स्फीयर की जो रीडिंग आ रही है, जो सॉरी बैलेंस की जो रीडिंग आ रही है सर, वो बैलेंस की रीडिंग असल में अपथ्रस्ट है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी तरह हमने आपको बात समझा ली है। एंड नाउ वी आर सॉल्विंग मैथमेटिकल पार्ट। नाउ वी आर सॉल्विंग मैथमेटिकल पार्ट। अलबत्ता अब्दुल्ला से पूछूंगा, अब्दुल्ला भी क्लास में बैठे हैं। अब्दुल्ला यार, बात समझ में आई है नहीं आई? क्या आप मैंने समझाई है बात अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, थोड़ी सी आई है ना? अच्छा, अभी मैं छोड़ नहीं रहा आपको अब्दुल्ला, छोड़ नहीं रहा, गौर से सुनना। अब्दुल्ला, अब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप फंस गए, ठीक है। सुनिए सर, अब्दुल्ला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, इनिशियल रीडिंग थी 0.315, ठीक है। स्फीयर बाहर था। व्हेन स्फीयर इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, रीडिंग इंक्रीज्ड। जब रीडिंग इंक्रीज होती है, तो मैंने आज तक बेटा जैनब जितने बच्चों से भी पूछा है ना ये सवाल, सिर्फ आपका ही गलत आंसर नहीं था। हर बच्चे ने मुझे आज तक यही आंसर दिया है कि सर, जब स्फीयर पानी के अंदर जाता है तो स्फीयर के वेट की वजह से रीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जैनब बेटा हर बच्चा यही आंसर करता है, ठीक। लेकिन सही आंसर क्या है? तो अब्दुल्ला आपकी तरफ मैं जा रहा हूँ। सर, ये जो रीडिंग बढ़ी है ना, इट इज नॉट द वेट ऑफ स्फीयर। फिर क्या है? सर, लिक्विड वाटर exerting upthrust on the sphere. A sphere gives reaction force downward on liquid, and this reaction force increases reading. ये बढ़ी हुई रीडिंग स्फीयर का वेट नहीं है। ये बढ़ी हुई रीडिंग स्फीयर का वेट नहीं है। अपथ्रस्ट स्फीयर पर अपवर्ड, और अपथ्रस्ट का रिएक्शन डाउनवर्ड। सर, अपथ्रस्ट के रिएक्शन ने रीडिंग बढ़ा दी है। अब्दुल्ला बेटा कुछ भी बोल दो, मैं खामोशी से सुनूंगा, कुछ भी आपको बीच में रोकूंगा नहीं। अब्दुल्ला बताएं, रीडिंग क्यों बड़ी हो गई? वाई रीडिंग इंक्रीज? या अल्लाह, या अल्लाह, इट इज नॉट वेट ऑफ स्पेयर, नॉट वेट ऑफ स्पेयर, नॉट वेट ऑफ स्पेयर। सर, अपथ्रस्ट exerted by liquid on sphere, it is upward, and its reaction upthrust, it increases weight, it increases weight। सिमरा, आप मुझे समझा सकती हैं रीडिंग क्यों इंक्रीज हो गई? वाई द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज? इज इट ड्यू टू द वेट ऑफ द स्फीयर, और इज इट ड्यू टू द अपथ्रस्ट? जी, upthrust, action reaction upthrust, okay। And now we are solving next part of the question beta. The question is, determine the mass of the sphere, determine the mass of sphere, ठीक है जनाब। we have to calculate mass of sphere. Sir, how do we calculate mass of sphere? Calculation is not simple, it is very very difficult calculation, okay। So I am going to explain. Explanation is, कहाँ पे explanation करूँ? क्योंकि if I solve this question here, then it is very difficult to explain. So I have copy pasted these values, and now I am moving upward, and now we are solving question here, ठीक है जी। The first thing, what is the difference in the reading? What is the difference in the reading? Sir, difference in reading is 0.465 minus
0.315. Gee, can someone help me? What is the difference? 0.15 kg. Okay, it is the difference in reading. Okay, and this reading is in kilogram. If I ask you to convert this kilogram into Newton, then obviously you know kilogram is multiplied with G. When kilogram is multiplied with G, then it becomes force. When the reading of mass, mg, when the reading of mass is multiplied with G, it turns into force. And I have explained you in detail, sir, this force is not the weight of the sphere. Actually, this is upthrust of liquid. इट इज अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। हाँ बेटा जैनब, मैंने यही सारा जोर लगाया ना इस बात पे समझाने पे कि ये स्फेयर का वेट नहीं है बेटा, ये स्फेयर के वेट की वजह से रीडिंग नहीं बदली है। द चेंज इन रीडिंग, द डिफरेंस इन द रीडिंग, इट इज ड्यू टू द अपथ्रस्ट। इट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड अपथ्रस्ट। ओके, एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट रॉ जी वी। सर व्हाट इज रॉ जी वी? सर रॉ जी वी इज द इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट। And what I am going to calculate, let me explain. Let me explain. Sir, upthrust is rho GV, and this rho is the density of liquid, density of water. Sir, what is the density of water? Sir, density of water is 1000. Density of water is 1000. G is 9.81. What is V? Sir, V is volume of a sphere. Volume of a sphere. G, can someone help me to calculate volume of a sphere? If you divide this factor, then obviously it is equal to the volume of a sphere. G, what is the volume of a sphere? एक्सपोनेंट -4 बेटा मुझे समझ में आया, इसके पीछे कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा बेटा बोले, उसमें आराम से बोले। 498 हो गया था, डायरेक्ट 5 ही ले लूं मैं, ठीक है ना। 498 कर रहे हैं तो 1.5 हो गया। इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच आई हैव राउंडेड ऑफ। ठीक, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है जनाब। द डिफरेंस इन रीडिंग, it is upthrust. Upthrust is not, should not be in kg. To convert kg into Newton, we should multiply with 9.81. और जब आपने इसको सॉल्व किया तो we have calculated volume of sphere. We have calculated the volume of sphere. Okay. And when we have calculated volume of sphere, what is the original question? So the question is calculate mass of sphere. Okay. I am going to calculate mass of sphere. You know mass divided by volume equal to density, and now I am working only for sphere. I am working only for sphere, only for sphere. Okay, we have completed for water and now we are working for sphere. For sphere, mass per unit volume is equals to density. We have to calculate mass of sphere. So mass of sphere is equal to density of sphere, density of sphere into volume of sphere. And now it is the last step, because we know all the other quantities. Density of sphere, sir, density of sphere is given. What is the density of sphere in this sheet? Sir, it is 2000. Density of sphere is 2000. And what is the volume of sphere? Sir, we have calculated volume of sphere. It is 1.5 exponent -4. Jibda Uspa, what is the mass of sphere? 2.25 exponent -8 kilogram. Okay. Okay. In the marking scheme, they have left at this stage. They did not multiply.
only they have written this number. 2000 is multiplied with 1.5 exponent minus 4. Okay, so Usma has multiplied. The final answer is 2.25 exponent minus 8. तो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, कि व्हेन स्फीयर इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, the reading change on the balance, it is not weight of sphere. Actually, it is upthrust action reaction. It is upthrust action reaction. ठीक है जनाब, वेट ऑफ स्फीयर जब होता सर बैलेंस ऊपर लगा हुआ होता है, आप देख रहे हैं, अगर स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लगा हुआ होगा, स्प्रिंग बैलेंस बेटा ऊपर लगा हुआ होगा, तो इट मेजर्स द वेट ऑफ द ब्लॉक. स्प्रिंग बैलेंस सर ऊपर नहीं लगा हुआ, बैलेंस लगा हुआ है नीचे, तो इट इज नॉट द वेट ऑफ द स्फीयर. ठीक है जनाब, जो रीडिंग का चेंज है, हमने बहुत तफसील से बात कर ली है, रीडिंग चेंज इज अपथ्रस्ट एक्शन रिएक्शन. ठीक है बेटा. मनाहिल, आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आई? क्योंकि अब्दुल्ला का मुझे लग रहा है अब्दुल्ला नहीं पकड़ पाए, बस सिमरान ने तो मुझे बता दिया. मनाहिल, आपको समझ में आई बेटा? हाँ बेटा बनीन, चले 0.3 आ रहा है भाई. आंसर आपने इतना गलत बताया है भाई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है वो -4 है और इधर 2000 है, तो इतना छोटा नंबर तो नहीं हो सकता था. ठीक है ना, तो बनीन क्या बता रही है? 0.3 kg. चलेंगे, इट इज 0.3 kg बेटा. उस बार इसको करेक्शन कर लीजिए प्लीज. बनीन, तुम्हें समझ में आ गई कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या करी है? ये मल्टी, बेटा मनाहिल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो बस यही इसका आंसर है. ठीक है. अच्छा जी, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डन. नहीं सर, क्वेश्चन इज नॉट डन. देयर इज थर्ड पार्ट रिमेनिंग. एक और पार्ट बाकी है. क्या पार्ट है, जरा पढ़िए. नाउ द वाटर रिप्लेस्ड with oil. Water replaced with oil, and the experiment repeated, and the density of oil is less than the density of water. Okay, the question is what will happen to the final reading on the balance. तो पहली बात तो आपको ये पता है कि रीडिंग ऑन द बैलेंस है क्या. सर रीडिंग ऑन द बैलेंस इज अपथ्रस्ट. ठीक है ना, रीडिंग चेंज ऑन द बैलेंस इज अपथ्रस्ट. ठीक, you know upthrust equation is rho gh, sorry, rho gv, volume. If density is less, if density is less, then the reading change on the balance will also be less, because reading change equals to upthrust. If you are changing liquid, water is replaced by oil, oil density is less. So if density is less, then obviously it will give less upthrust. और अगर upthrust कम होगा तो obviously रीडिंग का चेंज भी पहले से कम आएगा. रीडिंग का चेंज भी पहले से कम आएगा. upthrust less, ठीक है जनाब, upthrust less, तो बैलेंस रीडिंग less than water. If you are replacing water by oil, then change in balance reading will be less. Change in balance reading will be less. The reason is, if you are changing liquid, its density is less, upthrust is less, तो जाहिर सी बात है कि रीडिंग भी आपको पहले के मुकाबले में डिफरेंस कम आएगा. ठीक है जी. अच्छा जी, मैं बेटा रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर रहा हूँ.